हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी सिंपल प्रश्न पत्र 3 वार्षिक मूल्यांकन हेतु जो है वो लेके आए हैं। ये कक्षा 8वीं विषय समाज विज्ञान का है। तो बच्चों चलिए हम जो हमारा प्रश्न पत्र है सिंपल प्रश्न पत्र 3 इसे हल करते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं देखते हैं हम। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे हम आपको प्रश्न क्रमांक 1 बता रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है पुलिकट। कहाँ थी? पुलिकट। सेकंड नंबर का देखिए, हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है। प्रश्न पूछा है हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दीपावली। देखो, स्वतंत्रता दिवस भी राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती भी, लेकिन जो दीपावली है वो राष्ट्रीय पर्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, सियाल में धातुओं की प्रधानता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका तथा एल्यूमिनियम। सही आंसर क्या आएगा? सिलिका तथा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी। प्रश्न क्या है? प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी। तो कब स्थापित की गई थी? तो 1865 ईस्वी से मद्रास में। कब की गई थी? 1865 ईस्वी से मद्रास से। तो इसका सही आंसर 2 नंबर का जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया। प्रश्न क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नंबर 86वां। कौन सा आएगा? 86वां। इस प्रकार ये आपका 5वां विकल्प समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका नंबर 1 है, क्या है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध। सेकंड नंबर देखिए, खालिस्तान ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा। तो यह कथन है किसका है? बाल गंगाधर तिलक। फिर तीसरा नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य में खालिस्तान रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, मानचित्र का शीर्ष खालिस्तान दिशा को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा को। तो इस प्रकार ये 4 खालिस्तान से पहला था उत्तर अमेरिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सेकंड, खालिस्तान में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा। फिर तीसरा देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। चौथा, मानचित्र का शीर्ष उत्तर दिशा को दर्शाता है। इस प्रकार ये आपके रिक्त स्थान समाप्त हुए। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है? नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसका सही आंसर देखिए। इसका आंसर क्या है? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्राज़ील को कौवा का घर क्यों कहा जाता है। तो उसका उत्तर देखिए, कौवे के उत्पादन के कारण। किसके उत्पादन के कारण? कौवे के उत्पादन कारण उसे कौवा का घर कहा जाता है। फिर तीसरा नंबर देखिए, बंगाल विभाजन का कोई एक कारण लिखिए। बंगाल विभाजन का कोई एक कारण लिखिए। तो उसका उत्तर है, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर लॉर्ड कर्जन हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना चाहता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण का अर्थ है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है घेरे हुए, अर्थात वह आवरण जो चारों ओर से हमें घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर इसी का 5, ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध 2 खदानों के नाम लिखिए। तो एक हो गई आपकी कालगोरली और दूसरी कुलगार्डी। एक क्या हो गई? कालगोरली और दूसरी क्या हो गई? कुलगार्डी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र में हरा रंग और कत्थई रंग द्वारा किन स्थलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। तो उत्तर आ जाएगा, मानचित्र में हरा रंग मैदानों को और कत्थई रंग पहाड़।
द्वारा इन स्थलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। तो कौन से हो गई, हरा रंग किसके लिए, मैदान के लिए, और कत्थई रंग पहाड़ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ा। और दूसरा कारण है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। तो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कॉरपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया। इस प्रकार जो प्रश्न था हमारा, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के 2 प्रमुख कारण, तो पहला कारण हो गया आर्थिक असंतोष और दूसरा लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील के 5 नियम लिखिए। तो पंचशील के 5 नियम कौन से हैं? एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर करना, दूसरा अनाक्रमण, तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, चौथा समानता और पारस्परिक लाभ, पांचवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये क्या हो गया, पंचशील के 5 सिद्धांत। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, डाउन्स क्या है लिखिए। प्रश्न क्या है, डाउन्स क्या है लिखिए। उत्तर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ व घास साथ साथ होती हैं। उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण में मरे डार्लिंग नदियों के बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि है, जिन्हें डाउन्स कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ व घास साथ साथ होती हैं। उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण में मरे डार्लिंग नदियों के बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि है, जिसे डाउन्स कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 हुआ। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। 19वीं शताब्दी में चलाए गए धार्मिक व सामाजिक आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, 19वीं शताब्दी में चलाए गए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का भारतीय समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। नंबर 1, भारतीय समाज में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना जागृत हुई। नंबर 2, आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य के अध्ययन में लोगों की रुचि में वृद्धि हुई। नंबर 3, देश में स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, थल सेना के अधिकारी वर्ग पदक्रम सूची का चार्ट बनाइए। तो देखिए इसका पदक्रम सूची का चार्ट किस प्रकार से बनेगा, सबसे नीचे से चलते हैं हम। सबसे पहले हमारे क्या आएंगे, लेफ्टिनेंट आएंगे, फिर उसके ऊपर कैप्टन के ऊपर मेजर के ऊपर क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कर्नल, और कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर के ऊपर मेजर जनरल, और मेजर जनरल के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर सबसे ऊपर कौन रहेंगे, जनरल। तो इस प्रकार से हमने क्या किए, थल सेना के वर्ग के पद क्रम को बताए, इसकी रैंक बताए। तो फिर से इसको हम फिर से एक बार रिपीट करके बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले कौन आएंगे, लेफ्टिनेंट, फिर उसके ऊपर कैप्टन के ऊपर मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर के ऊपर मेजर जनरल के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जनरल। इस प्रकार ये अपना थल सेना अधिकारी वर्ग के पद क्रम या रैंक हो गई। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्रमांक 6, भारत के खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, किसी एक उद्योग का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे उत्तर क्या हो गया इसका, लोहा और इस्पात, सीमेंट और रसायन उद्योग खनिजों पर आधारित उद्योग हैं। कौन से, लोहा और इस्पात, सीमेंट और रसायन उद्योग खनिजों पर आधारित है। इसका एक उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा व इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है। इसमें इसमें क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला,
चूना पत्थर और मैंगनीज गैस का उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादित माल भी भारी होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वस्तु निर्माण की कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं, किसी एक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न है वस्तु निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, किसी एक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, प्रक्रिया कौन कौन सी, संयोजन, परिवर्तन और निष्कर्षण। और यहाँ पे हम जो संयोजन प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए प्रश्न, संयोजन क्या है, विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना संयोजन कहलाता है। जैसे हम साइकिल तैयार करना है तो क्या करेंगे, पहिए, हैंडल, सीट, चैन, अन्य भागों को जोड़कर तैयार करेंगे तो क्या कहला जाएगा, संयोजन। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 देखिए, असहयोग आंदोलन के क्या कारण, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसके रचनात्मक पक्ष क्या क्या थे, लिखिए। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रारंभ में गांधी जी अंग्रेजों के साथ पूर्ण सहयोग के पक्षधर थे। पहले क्या थे, गांधी जी अंग्रेजों के साथ पूर्ण पक्ष या पूर्ण सहयोग के पक्षधर थे, किंतु 1918 ईस्वी के बाद घटित कुछ घटनाओं के कारण वह सहयोगी से असहयोगी बन गए। असहयोग आंदोलन के निम्न कारण थे, क्या क्या कारण थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना। नंबर 2, रोलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना। जलियांवाला बाग हत्याकांड में असंख्य निर्दोष लोगों की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि। और 5वां है खिलाफत का प्रश्न। तो इस प्रकार हमने आपको ये उनके जो कारण थे बताए, सहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 प्रश्न आएंगे, एक आपको अथवे में भी आएगा। आपको जो पहला प्रश्न बनता है तो उसको हल कीजिए, उसके अथवे वाले को। देखिए अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई और एवं इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए श्रीमती एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी से समृद्ध रही। तिलक 1914 ईस्वी में बर्मा के निर्वासित जीवन से मुक्त हुए और पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों की स्वशासन प्राप्ति था। फिर इसके आगे देखिए उनने इसके आगे क्या बताया। फिर पंडित मोती नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर शंप्रु, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, भूला भाई देसाई आदि होम रूल आंदोलन सोसाइटी के सदस्य थे। इस आंदोलन का प्रभाव का उल्लेख करते हुए विपिन चंद्र पाल ने लिखा है, होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अपने तरीके से होम रूल आंदोलन का जोरदार प्रचार किया। इन दोनों के भाषणों पर लोगों पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। इससे ब्रिटिश सरकार बेचैन हो गई और उसने इन दोनों नेताओं के प्रभाव को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपनाए। आंदोलन की कठोरता से दमन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसके गठन के 4 उद्देश्य बताइए। उत्तर देखिए इसका, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके गठन के 4 उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्रवाई द्वारा शांति के अवरोधों को हटाना। दूसरा है, विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकारों तथा आत्म निर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। फिर इसके बाद तीसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण से सुलझाने में सहायता करना तथा सभी के लिए मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान में अभिव्यक्ति करना। चौथा है, उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य करने के लिए इस संस्था को एक केंद्र के रूप में प्रयोग करना। इस प्रकार से ये प्रश्न हुए एंड उसका अथवे का भी एक दिया है। जल
एवं वायु प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए। तो देखिए, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण रोकने के उपाय क्या है। पहला, उद्योगों के रसायन एवं गंदे अपशिष्ट युक्त जल को नदियों, सागरों, नहरों, झीलों आदि में सीधे न डाला जाए। दूसरा, शवों को विद्युत शवदाह गृहों में जलाया जाए। तीसरा, पेयजल स्रोतों में ना स्वयं नहाएं और ना पशुओं को नहलाएं। चौथा, खुले में शौच ना जाएं। फिर ये किसके होगा, जल प्रदूषण रोकने के उपाय। अब वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, तो उद्योगों में चिमनियाँ अत्यधिक ऊंची बनाई जाएं तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निरीक्षण कराया जाए। फिर अगला देखिए, इसका सेकंड नंबर बताए, कच्चे कोयले और कच्ची लकड़ियों के जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरा नंबर, खुले सीवेज आदि को बंद किया जाए। चौथा नंबर, जनमानस में जागरूकता लाई जाए तथा वनों को काटने से रोका जाए। पांचवा, प्रभावी कानून बनाया जाए। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे एंड हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, वी आकार की नदी घाटी का समुच्चय रेखाओं द्वारा दर्शाइए। तो देखिए, आप इसको समुच्चय रेखा द्वारा इस प्रकार इसको दर्शा सकते हैं और ये प्रश्न आपके पेपर में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से वी आकार की नदी घाटी बना सकते हैं, आप ऊंचाई बता सकते हैं, समुच्चय रेखाएं कैसे दर्शाएं ये देखिए, आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इस प्रकार से चित्र बनाकर आप वी आकार की नदी घाटी बना सकते हैं। या इसके अर्थ में आपको क्या आ सकता है, शंक्वाकार पहाड़ी, तो पहाड़ी आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इसकी ऊंचाई और जो समुच्चय रेखाएं किस प्रकार से बनी है देख लीजिए। तो ये तो ये दो प्रश्न तैयार कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से। फिर अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा चित्र मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाया। देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड द्वीप, आयर झील, भेड़ पालन एक राज्य, ग्रेट बैरियर रीफ, मकर रेखा, डाउन्स घास, ये आपके 7 दिए, सातों को दर्शाइए। अथवे वाले जो दिए, हिंद महासागर, तस्मानिया द्वीप, कुक जल संधि, हिंद महासागर, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, कुक जल संधि, डबल बार आ गया है। देखिए यहाँ पे कोई एक गेहूँ उत्पादक क्षेत्र, तो यहाँ पे ये नाम दिए, इसको आपको कहाँ पे मानचित्र में बताना है। तो मानचित्र नीचे हमने भर के बता दिए हैं, आप इस मानचित्र पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या पूछा है उसने, प्रशांत महासागर, तो आप प्रशांत महासागर कहाँ है आप बता सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये दिख रहा है आपको प्रशांत महासागर। फिर दूसरा क्या है, न्यूजीलैंड द्वीप, तो ये न्यूजीलैंड द्वीप है। फिर उसके बाद तीसरा है आयर झील, तो आयर झील यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, आयर झील देखते हैं, अभी बताते हैं। अगला देखिए, आयर झील के बाद है आपका भेड़ पालन का एक राज्य, तो भेड़ पालन का राज्य भी बता सकते हैं आप। ग्रेट सेंडी स्थल हो गया, ये भेड़ पालन क्षेत्र ये हो गया। ये यहाँ पर डार्लिंग नदी हो गई। ये डाउन्स घास का मैदान, मरे नदी, तस्मानिया ये हो गया। ये मकर रेखा आप यहाँ से बता सकते हैं। ये कोरल सागर यहाँ पे बता सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ बता सकते हैं। कारपेटिया की पहाड़ी, पापुआ न्यू गिनी, और इस प्रकार से आप यहाँ पे तस्मानिया यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये आप इस नक्शे को देख सकते हैं और इस प्रकार से जहाँ जहाँ हमने ये स्थान भर के बताया, ये स्थान आप भर सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये जो प्रश्न सिंपल प्रश्न पत्र 3 समाप्त हुआ। बच्चों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों।